चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 इसका 5 देखते हैं इसका सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक देखा था? हमने मियोसिस 1 के लगभग सारे जो फेजेस थे, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस देख लिए थे, है ना, प्रोफेज के, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के। अब बात करते हैं किसकी? मेटाफेज की, है ना। मेटाफेज, देखिए हम कहानी की तरह याद रखेंगे और सीक्वेंस को भी याद रखेंगे, कब कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है। ठीक। अब मेटाफेज की बात करें, अगर माइटोसिस में हमने देखे थे कि मेटाफेजिक प्लेट के एलोंग सारे क्रोमोसोम आ जाते थे, तो सेम यहाँ पे भी होगा। जब मैं यहाँ मेटाफेज 1 की बात करूँ, मियोसिस में हम मियोसिस पढ़ रहे थे, मियोसिस 1, उसमें हमने प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिए थे, प्रोफेज 1 हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक। अब मेटाफेज 1 की बात करते हैं ना। तो देखिए मेटाफेज में तो वही अलाइनमेंट होगा क्रोमोसोम का अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट देखिए मेटाफेज माइटोसिस वाले में क्या होता था, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनते थे, लेकिन यहाँ पे बनेंगे दो। मियोसिस के मेटाफेज 1 में जो इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगे वो बनेंगे दो। तो मैं एक डायग्राम से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे डायग्राम को बस समझने के उद्देश्य से लेना, ठीक है। आप मेरे को इससे जोड़ना मत कि हाँ डायग्राम तो बहुत गंदी है, बस आप समझो। वैसे मेरा मेन मोटो है आपको रिवीजन करवाना। देखिए यहाँ पे मेटाफेज, जैसे यहाँ पे पोल है तो स्पिंडल फाइबर निकलेंगे तो इससे अटैच होगा, फिर इससे अटैच होगा, पोल है, स्पिंडल फाइबर इससे निकले यहाँ अटैच हुए। तो मेटाफेज का जो इक्वेटोरियल प्लेट होगा कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा ये कितना बनेगा? दो। ठीक। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आर अलाइंड ऑन टू इक्वेटोरियल प्लेन एट मेटाफेज 1। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने बनाए थे ना प्रोफेज में, याद करो, आप इवेंट्स याद करो। आपको याद नहीं आ रहा तो आप लेक्चर देखो जाके, लेक्चर नंबर कितना होगा, 5th। हाँ जी, 5th लेक्चर नंबर नहीं, 1 2 3 4, हाँ लेक्चर नंबर आप 4th देखो। हाँ ये कि कौन सा पार्ट है, हमने जहाँ तक की बात की ये है आपका पार्ट 5th। ठीक है, ये पार्ट 5th है, लेक्चर पार्ट 5th, सेल डिवीजन सेल सेकेंड। तो आप प्रोफेज 1 में जाके देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि वहाँ पे हमने होमोलोगस पेयर की बात की थी, है ना। तो वही होमोलोगस कोरस यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होंगे, अलाइंड होंगे किसके अलोंग, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी सेपरेट की बात मैं नहीं कर रहा, अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट्स। और दो इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगे यहाँ पे मेटाफेज 1 में, दो इक्वेटोरियल प्लेट, ये सब बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो हमने दिखा दिया ये क्या है, हाँ इक्वेटोरियल प्लेट है ना। और ये सब क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। ठीक। तो दो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है। तो और स्पिंडल, ये स्पिंडल फाइबर है ना, जिससे क्रोमोसोम अटैच होते हैं मेटाफेज में, स्पिंडल फाइबर है ना।
तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्या बोला था, होमोलोगस क्रोमोसोम आर अलाइन्ड ऑन 2 इक्वेटोरियल प्लेट। और एक बात, इसमें जो क्रोमोसोम अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर से, क्या 2 स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे कि एक, या फिर मैं ये बोलूँ कि एक पोल से एक क्रोमोसोम अटैच होगा कि 2 पोल से एक क्रोमोसोम अटैच होगा। तो आप देखो ना, यहाँ एक ही पोल से अटैच हो रहा है, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, मैं इसकी बात करूँ अगर, ये जो क्रोमोसोम है ये वाला, तो एक पोल से अटैच हो रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 1 क्रोमोसोम इज अटैच टू 1 पोल, ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता था माइटोसिस वाले मेटाफेज में, वहाँ पे क्या होता था ना कि एक क्रोमोसोम 2 पोल से जुड़े होते थे, याद करो, ऐसा कुछ होता था, क्रोमोसोम ऐसे ऐसे लाइन होता था, यहाँ पे पोल ऐसे अटैच होता था, फिर इधर से भी अटैच, दोनों पोल से अटैच होते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये मेटाफेज 1 की हमने बात कर ली है, इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं वो हमने देख लिया। हाँ, इसको थोड़ा और पीछे हो जाता तो शायद अच्छा होता, चलिए कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आप इमेजिन करना कि इक्वेटोरियल प्लेट है ही नहीं। ठीक है, आप इमेजिन करना खुद से कि इक्वेटोरियल प्लेट है ही नहीं। ठीक, अब इक्वेटोरियल प्लेट हमने गायब कर दिया, आप ऐसा मान के चलना, ठीक है। हाँ, तो ये इधर की तरफ चल गए, ये क्रोमोसोम इधर की तरफ और नीचे वाला क्रोमोसोम अपने तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, है ना। ये हम अब बात करें एनाफेज में, मैं यहाँ भूल गया हूँ कि एनाफेज लिखना, ये है आपका एनाफेज 1, ठीक। तो एनाफेज में क्या होने लगा, सेपरेशन होने लगा, ठीक। देखिए प्रोफेज मेटाफेज की भी मैंने बात कर लिया, इक्वेटोरियल प्लेट में होगा, लेकिन वहाँ 2 इक्वेटोरियल प्लेट होगा मेटाफेज 1 में, और मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम अटैच होगा एक पोल से अटैच होगा, एक क्रोमोसोम एक पोल से अटैच होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक पोल से एक ही अटैच, हम बोल रहे हैं कि एक क्रोमोसोम एक पोल से अटैच होगा। अगर हम बोले एक पोल से एक क्रोमोसोम अटैच, तो ये गलत है, समझो मेरा बात को, कि एक क्रोमोसोम एक पोल से अटैच होगा ये सही है, लेकिन एक पोल से एक क्रोमोसोम अटैच होगा ये गलत है। मेटाफेज 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनाफेज की बात कर लेता हूँ, 3rd नंबर होगा ये। प्रोफेज 1 हो गया, मेटाफेज 1 हो गया, अब एनाफेज 1 की बात करें। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसी को बोलते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर डिसजंक्शन, ठीक। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको बोले कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए, वो अब सेपरेट होने लगे, ठीक। तो हम मान लेते हैं इसको F1, इसको F2, M1, ठीक है, हम इसको M1 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं F2, इसको मतलब है M2 मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका सेग्रीगेशन होने लगा, मतलब सेपरेशन होने लगा। देखिए अगर ये लॉ वैलिड नहीं होता है, मतलब अगर ये सेग्रीगेट नहीं होता है, अगर ये लॉ फॉलो नहीं हो यहाँ पे, मतलब ये सेग्रीगेशन ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो ना हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनयूपोलॉइडी, एनयूपोलॉइडी। हालांकि हर नॉर्मल सेल में जो जो डिवीजन में जाते हैं वो ये फॉलो करते हैं। हम अब एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना हो कोई सेल डिवीजन में, तो उसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। ठीक, तो एक तरह का ये म्यूटेशन है, एबनॉर्मल चीज़ आ गया ना, ये म्यूटेशन चीज़ आ गया। ठीक है, म्यूटेशन हो गया। अगर अब ये सेपरेट ही नहीं हो रहा है क्रोमोजोम्स, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी कंडीशन या फिर म्यूटेशन, उसी से म्यूटेशन होगा। तो अब एन्यूप्लॉइडी कंडीशन अगर आ गया तो उसका रिजल्ट्स क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होने लगेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या क्या, आपने डाउन सिंड्रोम के नाम सुने होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, टर्नर सिंड्रोम के नाम सुने होंगे, और क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम के नाम सुने होंगे, है ना। ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर किसके कारण आते हैं, एन्यूप्लॉइडी के कारण आते हैं। ठीक है, मतलब म्यूसिस में फॉल्ट आ जाना। जब म्यूसिस में फॉल्ट आ जाएगा तो एन्यूप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है म्यूसिस का। कब कब देख रहे हैं, ये एनाफेज में। एनाफेज में ये हो सकता है जब सेग्रीगेशन प्रॉपर ना हो, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसी एनाफेज में हम चलते हैं। ठीक है, हम इसी एनाफेज में चलते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं और एक लॉ की, जो कि यही लॉ हमको बता रहा है, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले, मतलब एनाफेज 1 में ही जो हमको दिख रहा है इस, तो वहीं पे है कि ये जो होमोलोगस पेयर का सेग्रीगेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो इसमें एक लॉ आता है कि segregation of one pair of homologous chromosome is independent of segregation of other pair of homologous chromosome। अब देखो मैं यहाँ की अगर बात करूँ, हम अभी एनाफेज 1 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये F1 और M1 जो एक क्रोमोजोम से आया था, अगर मैं क्रोमोजोम की बात करूँ, ये हुआ वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ये हुआ सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये F1 है, ये M1 है। ठीक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये F2 है और M2 है। तो यहाँ पे जो F1 और M1 का जो सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि F1 और M1 का जो सेपरेशन होगा, ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि F2 और M2 सेग्रीगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये इसको अपना सेग्रीगेशन होना है, ये हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इस पेयर के सेग्रीगेशन का इस पेयर के सेग्रीगेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने एनाफेज की बात की, एनाफेज 1 की, उसमें हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है, मतलब वही डिसजंक्शन फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, मतलब इसमें सेपरेशन हो रहा है क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक, अब हम एक एबनॉर्मल कंडीशन की यहीं पे बात किए कि अगर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो ना हो, तो कंडीशन जो आएगा उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, और उसका जो रिजल्ट होगा म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन, तो एन्यूप्लॉइडी का जो रिजल्ट होगा म्यूटेशन होगा, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा। क्या क्या आएगा, हमने देखा था डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब हमने देखा था। अब आगे बात करते हैं कि इसमें और एक चीज़, हम एक और लॉ देख सकते हैं टेलोफेज 1 में, कि इसमें जो सेग्रीगेशन हो रहा है, देखिए ये तो एक्स्ट्रा चीज़ हमने देख ली, एबनॉर्मल कंडीशन, लेकिन अब म्यूसिस 1 में जो जनरली होता है हम वो बात कर रहे हैं हम। ठीक, म्यूसिस 1 में जनरली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इसी में होता है। इसमें एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखें, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमने आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिया है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम बोलेंगे
कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मियोसिस के कौन से फेज में देखते हैं, तो हम बोलेंगे एनाफेज 1 में। ठीक है, ये सब जनरल है, ये होना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ अगर सेग्रीगेशन फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या कंडीशन हो सकता है, एबनॉर्मल कंडीशन, वो तो हमने डिस्कस कर दिए, है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सेट हो जाए, रिवीजन करने में आपको हेल्प हो। चलो जी, अब आगे देखते हैं। हम तो बार बार यही बोलते हैं कि हम करवा रहे हैं रिवीजन। क्या करवा रहे हैं? रिवीजन। आएगा उसी को जो पढ़ा है, आएगा क्या? समझ। किसको? जो पढ़ा है। जो पढ़ा है उसी को आएगा समझ, नहीं तो फिर जो फ्रेश पढ़ रहे हैं पहली बार उसको तो बिल्कुल नहीं आने जाना। ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। टीलोफेज 1 की बात कर लेते हैं। टीलोफेज 1 की बात कर लेते हैं। ओके, प्रोफेज 1 हो गया, मेटाफेज 1 हो गया, एनाफेज 1 हो गया, अब टीलोफेज। ये प्रोफेज 1 का मतलब मियोसिस 1 का मेरे ख्याल से लास्ट फेज कैरियोकाइनेसिस 1 में है ना। हम्म। टीलोफेज 1 में क्या क्या होता है? हमने टीलोफेज जो पढ़ा था माइटोसिस में, उसमें क्या पढ़ा था? डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स, मैंने पढ़ा था ना। तो वहाँ पे कंप्लीट डिकंडेंसेशन होता था। वहाँ पे क्या होता था? कंप्लीट डिकंडेंसेशन। मतलब इसका क्या मतलब है? हमने टेंगल्ड और अनटेंगल्ड के बारे में बात किया था। अनटेंगल से टेंगल हो जा रहे थे, मतलब डिस्पर्स्ड फॉर्म आ जा रहे थे, याद करो, माइटोसिस के टीलोफेज में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं होगा, मतलब डिकंडेंस्ड होगा लेकिन पार्शियली होगा, है ना। एक्सट्रीमली डिस्पर्स्ड स्टेट नहीं आएगा। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, ऐसा 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 इसमें थ्रेड है, फाइबर। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये इस तरह का फॉर्म में नहीं आएगा, ये टेंगल्ड फॉर्म में नहीं आएगा, ये वाला प्रोसेस नहीं। तो इसमें पार्शियल डिकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, है ना। एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड और डिस्पर्स स्टेट में नहीं आएगा। अब टीलोफेज 1 की और बात करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस योलस रीअपियर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर, ये सारे क्या हो जाएंगे? रीअपियर हो जाएंगे टीलोफेज के अंत तक, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और अब कैरियोकाइनेसिस 1 हो गया, अब साइटोकाइनेसिस 1 देख लें। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 हो गया, अब साइटोकाइनेसिस 1 की बात करते हैं। साइटोकाइनेसिस 1 की बात कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? या न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन तो हमने देख लिया, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे होंगे 2 डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? साइटोकाइनेसिस में 2 डॉटर सेल बनेंगे एक्चुअल में। और प्लॉइडी क्या हो जाएंगे? पेरेंट्स के 2nth है, तो यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाएंगे? प्लॉइडी, क्या लिखा हमने? प्लॉइडी। ठीक है, प्लॉइडी हो जाएंगे n। हमने प्लॉइडी के भी डिफिनेशन पढ़े हैं। हमने सारा कंफ्यूजिंग टर्म हमने आज पहले ही लेक्चर में कर दिया था। ठीक है, और डीएनए कंटेंट कितने हो जाएंगे? डीएनए कंटेंट 2c। बाकी इस बेसिस पर और चर्चा करेंगे आगे, क्वेश्चन जब आएगा कि पेरेंट्स का क्या रहेगा तो डॉटर का क्या रहेगा, प्लॉइडी पेरेंट्स का रहेगा क्या तो डॉटर में क्या आएगा, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब जो सेल बनेंगे, हमने पहले लेक्चर में मतलब मियोसिस 1 जब मैंने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद डायड ऑफ सेल्स बनते हैं। तो डायड ऑफ सेल्स देख लें आप, किस तरीके का डायड ऑफ सेल्स। इसमें एक न्यूक्लियस होगा ना, तो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके का कोई ये होगा। तो ये F1 था और इधर से क्या था? F2 था, है ना। अब दूसरे सेल में देखिए क्या होगा।
ये था F2, नहीं M1 M2 है ना। ये दूसरा होमोलॉगस का था, ये दूसरा होमोलॉगस का था, याद करो आप। ये है M1, ये है M2 है ना। तो ये क्या है, डायड ऑफ सेल, डायड है, डायड ऑफ सेल्स। ये डायड ऑफ सेल्स है, डायड ऑफ क्रोमोसोम नहीं, डायड ऑफ सेल्स। ठीक, तो हम यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखते हैं इंटरकाइनेसिस। हमने देखा था G1 S G2, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1 फिर आया था, क्योंकि ये कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 पार्ट है मियोसिस 1 का। उसके बाद आया था इंटरकाइनेसिस, उसके बाद आएगा मियोसिस 2। तो जो M1 और M2 के बीच का जो फेज है इंटरकाइनेसिस, ये सब मियोसिस का ही हम इवेंट्स देख रहे हैं, मियोसिस का इवेंट्स। तो इंटरकाइनेसिस अब आ गया, मियोसिस 1 और 2 के बीच का जो एक छोटा सा इंटरवल होता है, उसी क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो इंटरकाइनेसिस ये शॉर्ट इंटरवल बिटवीन M1 और M2 है। ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन नहीं होता, DNA रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, इंटरफेस की बात करें, यहाँ इंटरफेस अलग चीज़ है, जिसमें कि होता था G1S और G2 है ना, ये इंटरफेस थे, नॉन डिवाइडिंग फेज। तो यहीं पे DNA रेप्लिकेशन हो जाता था, DNA रेप्लिकेशन हो जाता था। तो एक बात बताओ, DNA रेप्लिकेशन मियोसिस में, हम मियोसिस बोले, मियोसिस 1-2 की बात नहीं, मियोसिस जिसमें M1 और M2 दोनों आते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों आते हैं, कंप्लीट मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, माइटोसिस में DNA रेप्लिकेशन कई बार होता था, एक बार। ठीक है, मियोसिस में कितनी बार होगा DNA रेप्लिकेशन? ध्यान रहे, इसमें भी एक ही बार होना है। DNA रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, मतलब DNA कंटेंट एक ही बार बढ़ेगा, दो बार नहीं बढ़ता। आप ऐसा मत सोचना कि मियोसिस 1 में एक बार बढ़ा दिए, मियोसिस 2 में बढ़ा दिए, नहीं जी, इंटरफेज में ही बढ़ेगा, समझ गए ना। इंटरफेज में, वो भी एस फेज में। तो एस फेज तो एक ही बार आता है मियोसिस में, पूरे मियोसिस में तो एस फेज, तो एस फेज में ही तो DNA रेप्लिकेशन होगा, तो एक ही बार तो होगा। एस फेज तो दो बार नहीं आता ना, एक मियोसिस में नहीं ना। कंप्लीट मियोसिस जो होगा तो उसमें एस फेज तो एक ही बार आएगा, तो DNA रेप्लिकेशन भी एक ही बार। चलिए, अब देखिए, तो मियोसिस में M1 और M2 आता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 होगा तो वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 1 आया और साइटोकाइनेसिस 1 आया। फिर मियोसिस 2 जो आएगा, हमने इंटरकाइनेसिस की बात कर लिए, M1 और M2 के बीच का स्टेज है ना, M1 और M2 के ये बीच का शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये शॉर्ट इंटरवल बिटवीन M1 और M2 है। और यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन तो बिल्कुल नहीं होता, DNA रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज में होता है। ठीक है, एस फेज से तो आगे है ना M1, फिर है इंटरकाइनेसिस, फिर है M2, है ना। तो देखो, हम बात कर रहे थे DNA रेप्लिकेशन कितने बार होते हैं, तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में एक ही बार होते हैं। अब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस कितने बार होते हैं माइटोसिस में। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस एक ही बार होता है। लेकिन मियोसिस की बात करें तो एक बार तो मियोसिस 1 में होगा और एक बार मियोसिस 2 में होगा। इसी तरह से साइटोकाइनेसिस भी एक बार मियोसिस 1 में होगा और एक बार मियोसिस 2 में होगा। तो हम बात करें कैरियोकाइनेसिस की, तो मियोसिस में दो बार होगा। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो मियोसिस में दो बार होगा। लेकिन माइटोसिस में ये सारे इवेंट्स एक एक बार ही होते हैं। चलिए, इतना जो जनरल इन्फॉर्मेशन था, हो सकता है आप कहीं कंफ्यूज हो, तो मैंने बता दिए कि रीज़न क्या है कि दो बार हो कौन चीज़, और कौन चीज़ रीज़न क्या है कि एक बार हो, है ना। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट।
अब बात करते हैं मियोसिस 2 की। हमने इंटरकाइनेसिस के भी बारे देख लिया जो कि इंटरवल थे। देखिए इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज डिफरेंट थिंग है। इंटरफेज जो कि वो सेल का वो हिस्सा जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं, वहाँ पे उस वाले को इंटरफेज बोलते हैं। और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हाँ सेल डिवाइड होना चाह रहा है कि नहीं होना चाह रहा है, उसी को हम इंटरफेज बोल रहे थे। अब देखो इंटरफेस को क्रॉस करके M1 क्रॉस करके इंटरकाइनेसिस को क्रॉस करके अब आए हैं हम M2 में। ये सारे इवेंट्स किसके हमने बताए? मियोसिस के। अब M2 जो लास्ट इवेंट है मियोसिस 2 ऑफ द मियोसिस, हम इसके बारे चलते हैं। देखिए ये बस एग्जैक्ट मतलब सेम टाइप से है माइटोसिस का। हम इसको बोलते हैं एक तरह से माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस 2 को हम माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हैं। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा। आपको बता देना इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर सेम। याद करो इक्वेशनल डिवीजन का हमने बारे बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पे होते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे डिवाइड होने के बाद। ठीक है। इसमें जो फेजेस होते हैं, फेजेस क्या क्या होता है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस, वही सेम कैरियोकाइनेसिस 2 इसको बोल देंगे, और साइटोकाइनेसिस 2 है ना। साइटोकाइनेसिस काइनेसिस 2 है ना। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या? सेम वही फेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। देख लेते हैं कौन कौन से किस किस हिस्से में क्या क्या होता है। प्रोफेज 2 में क्या क्या होगा? सेम वही जो प्रोफेज 1 में, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ बता दिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए। अब मेटाफेज 2 में क्या होगा? क्या होता था? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। हर मेटासिस में, मेटाफेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो वही क्रोमोसोम आर अलाइन ऑन वन इक्वेटोरियल प्लेट। देखिए यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आ गया मियोसिस 1 से। ये मियोसिस 2 की बात करें ना, मियोसिस 1 में 2 इक्वेटोरियल प्लेट बनते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगे। हमने क्या कहा? ये सेम है किसके? माइटोसिस के। मियोसिस 2 का कंडीशन सेम है माइटोसिस 2 के कंडीशन में। माइटोसिस में भी मेटाफेज में एक इक्वेटोरियल प्लेट बनता था, तो मेटाफेज 2 में भी एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, उसी के अलोंग क्रोमोसोम अलाइन होंगे। क्या मियोसिस 1 होने के बाद पोलैरिटी चेंज होते थे? क्योंकि वो रिडक्शनल डिवीजन थे मियोसिस 1, याद करो आप, पोलैरिटी चेंज हो रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ, चलिए हटिए इतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना ही याद रखें कि यहाँ पे एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा। ठीक है, ध्यान रहे अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट ही होगा मेटाफेज प्लेट में। चलिए अब एनाफेज 2 की बात करें। अब इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम आ गया तो उसका भी स्प्लिटिंग सेपरेशन होना जरूरी है, तो वही, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होने लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। माइटोसिस में आपने पढ़े होंगे। लेकिन एनाफेज 1 में क्या होता था? आज ही मैंने पढ़ा ना, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन एनाफेज 2 में देखो क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक। अब टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज 2 की बात करें, वहाँ पे आप देखो टीलोफेज 1 की जस्ट हमने बात की है, वहाँ पे डिकंडेंसेशन ऑफ, यहाँ पे भी डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी apparatus, न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर हो जाएंगे, रीअपियर। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। मेरे ख्याल से अगर आप पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, आप अगर ड्रॉपर नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से आपको
नहीं आया होगा, नॉट सेड, बट यू हैव टू, अगर आप करना चाहते हैं नीट तो आपको पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, पहले आप कहीं से पढ़ो डिटेल में, उसके बाद मेरे चैनल से आओ, आपको हर चीज़ समझ में आएगा जो जो मैं बोलूँगा। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। हमने मियोसिस 2 को कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं बात करूँ कैरियोकाइनेसिस 2 की तो बात कर लिया, साइटोकाइनेसिस 2 की बात करूँ तो वैसा ही होगा ना यार, जैसा माइटोसिस में हो रहा था, है ना। फ्यूरो फॉर्मेशन, याद करो, फ्यूरो फॉर्मेशन होता था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। प्लांट्स एनिमल्स जैसे जिसमें होते थे वहाँ पे, इसमें भी राइजोम वेसिकल्स डिपोजिशंस और माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद करो, जिससे वो कैल्शियम पैक्टेट के वो लेयर बनते थे, है ना, जिसके बीच से प्लाज्मोडेस्माटा होता था प्लांट्स में, फिर वो एनिमल्स के सेल्स में होते थे, वहीं ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक, अब क्वेश्चन आते हैं। हमने सेल डिवीजन खत्म कर दिया, समझ लो खत्म। अब एनसीईआरटी आप पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, मस्त समझ में आएगा एकदम 100%। बस अब क्वेश्चन कुछ कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप देखना आपके कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स तो पक्का दूर होगा। क्वेश्चन ये है, एक मियोसाइट सेल है, उसके पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम एट G1। एट G1 ये मियोसाइट हैज 46 क्रोमोसोम। तो हमको फाइंड करना है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एट SG2 फेज 1, मेटाफेज 1, और किसमें? एनाफेज 1, और एक टीलोफेज 1 में हमको निकालना है। अगर G1 पे 46 क्रोमोसोम है मियोसाइट सेल में, अब मियोसाइट सेल किस क्या होता है, वहाँ पे मियोसिस होगा, सिंपल सा बात है। मियोसाइट सेल है तो मियोसिस होगा, मियोटिक सेल है तो माइटोटिक सेल है तो माइटोसिस, बस ये सीधी सी बात है यार। चलिए बात करते हैं, क्या एस में कुछ होता है? क्रोमोसोम नंबर का कुछ नहीं होता, सेम रहता है, तो 46 हो गया। क्या G2 में से कुछ होता है? नहीं होता जी, सेम ही तो रहता है। प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कंडेंसेशन हो रहे थे, क्रोमोसोम नंबर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता था, तो 46 ही होंगे, है ना। अब मेटाफेज की बात करूँ तो मेटाफेज में क्या होता था ना, मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते थे बस, सेपरेशन तो नहीं होते थे कुछ भी, तो यहाँ पे भी 46, है ना। एनाफेज की बात करूँ तो एनाफेज में अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो पोल की तरफ आ जाते थे, लगभग पोल की तरफ आ जाते थे। अगर सेल की बात करूँ, सेल में कितने क्रोमोसोम, तो 46 पर सेल, लेकिन अगर पर पोल की बात करूँ, पर पोल तो हो जाएंगे ये 23 पर पोल। पोल की तरफ तो 23 हो गए, 23, और पर सेल की बात करूँ, पर सेल की बात करूँ तो 46, है ना। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन अगर जनरली आपसे पूछे कि एनाफेसिक कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर बताओ तो आप 46 ही बोलना, क्योंकि पर सेल ही हम मानते हैं, लेकिन पर पोल अगर इंडिकेट किया रहे तो 23 आप बोल सकते हैं। एनाफेज हो गया। अब टीलोफेज की बात करें तो टीलोफेज तो वहाँ पे तो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाते हैं, गोल्जी अपरेटस भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 क्रोमोसोम। एक, मेरे ख्याल से आप समझ गए ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, और ये है डीएनए कंटेंट से। हमने डीएनए कंटेंट को बचाए रखा था कि मैं क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व करूंगा। तो फिर ये क्वेश्चन है कि एक मियोसाइट सेल है, मियोसाइट सेल है, उसमें जो है 10 पिकोग्राम डीएनए, आपको बताना है, देन फाइंड डीएनए कंटेंट आफ्टर
एक म्यूसाइड सेल है जिसमें डीएनए कंटेंट 10 पिकोग्राम है एट G1। आपको क्या बताना है? डीएनए कंटेंट आफ्टर बोला, आफ्टर किस में? आफ्टर एस पहला, दूसरा आफ्टर G2, तीसरा आफ्टर मेटाफेज 1, चौथा प्रोफेज भी ले लो यार, सीक्वेंस में कर लेते हैं ना। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। आफ्टर की बात क्या है, मतलब एस फेज के जस्ट बाद। तो देखिए हम जानते ही हैं एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए कंटेंट डबल होते हैं, है ना। तो अगर ये 10 पिकोग्राम है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 पिकोग्राम। पिकोग्राम यूनिट है, पिको मतलब 10⁻12, याद है ना। G2 की बात करें तो G2 में तो अब जो एस में है तो वही G2 में ही तो रहेगा। अब प्रोफेज में क्या डीएनए कंटेंट बदलता है? याद करो, नहीं नहीं बदलता यार। अगर मान लेते हैं ये अगर 2C है तो एस में 4C हो जाएगा, G2 में 4C। हाँ प्रोफेज में 4C ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी डीएनए कंटेंट नहीं बदलता। मेटाफेज में भी डीएनए कंटेंट नहीं बदलता तो यहाँ पे 4C। एनाफेज में अगर देखा जाए पर सेल की बात करें तो 4C और पर पोल की बात करें तो 2C, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम डिवाइड हो ही जाते हैं, क्योंकि सेल में तो रहते हैं लेकिन डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट, मतलब 2 पोल में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये पर पोल हो गया ये, और पर सेल हो गया ये। सेल में तो इतना ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 20 पिकोग्राम हो गया, और यहाँ पे पर सेल 20 पिकोग्राम, लेकिन पर पोल 10 पिकोग्राम। अब टीलोफेज की बात करें तो यहाँ 10 पिकोग्राम ही होगा ना यार, क्योंकि यहाँ पे सेल मतलब एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर हाफ हो ही गए, पर न्यूक्लियर आ गए ना, पर न्यूक्लियस में आ गए। तो टीलोफेज 1 में और गिवन म्योसाइट सेल में से हो गया, ठीक है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमने समझा के वैसे बता दिया है। एक नॉन कॉन्फ्यूजिंग हम जनरली समझते हैं, वैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि मियोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में कि जर्मिनल सेल में? याद करो आप। तो 2n वाले ही इसमें होते हैं मियोसिस जनरली, n वाले में माइटोसिस। क्वेश्चन है कि जैसे पहले ये बोल दूं कि C जो है डीएनए कंटेंट को बताता है, और N जो है नंबर ऑफ जीनोम को बताता है। ये बात मैंने बोल दिया, ठीक है। चलिए ये पहले मिटा दो क्योंकि हमको एक अच्छा खासा स्पेस चाहिए होगा। एक यार, एक तो किसी मुश्किल से। आई एम सो सॉरी, आप वीडियो फास्ट कर लेना, फिर वीडियो को आगे बढ़ा लेना। टाइम लग रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो थोड़ा ना अच्छा दिखे यार।
वैसे तो मैं सोचता हूँ कि मेरा राइटिंग भी अच्छा दिखे, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं है ना यार कि आपको मैं अच्छे से लिख लिख के पढ़ाऊँ। बस रिवीजन करवा रहा हूँ ना यार, बस समझ में आनी चाहिए आपको, टर्म थोड़ा सा कोरिलेट होनी चाहिए आप जो पढ़े हो। आगे देखा जाएगा। चलो जी। अगर मेरा पीपीटी बना हुआ मिले तो क्या मज़ा आ जाएगा पढ़ाने में, है ना। इससे बजट भी नहीं है जो कि इससे पीपीटी बनवाए। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आने लायक मैं हूँ। G1 S, G2 P1 मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, मियोसिस 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद, मतलब मियोसिस 2। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट, मतलब यहीं पर तो कंप्लीट हो गया ना। चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस सेल सेल के बारे में। अगर हम बोल रहे हैं कि G1 में 2N है और डीएनए कंटेंट है 2C G1 में, तो पहले प्लोइडी की बात कर लेता हूँ। तो S में प्लोइडी क्या हो जाएगा। S देखिए, प्लोइडी तो इंटरफेज में नहीं बदलता, तो इंटरफेस में प्लोइडी तो सेम ही रखो। प्रोफे अब कैरियोकाइनेसिस में देखो, कैरियोकाइनेसिस में बदलेगा, वो भी कहाँ पे, एनाफेज और टीलोफेज में सोचेंगे। प्रोफेज मेटाफेज में तो नहीं है सोचेंगे, तो यहाँ पे 2N रख दो। अब एनाफेज में 2N पर सेल, लेकिन N पर पोल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब तो एन एन ही रहेंगे जी, तो मियोसिस 1 में आके क्या हो गया, 2N से N हो गया। देखो यहाँ 2N था, अब मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद N में आ गया। अब देखो जी, अब आओ प्रोफेज 2 में। प्रोफेज मेटाफेज में तो चेंजेस नहीं होगा, प्रोफेज मेटाफेज में तो चेंज नहीं होता, एनाफेज में चेंज होता है, लेकिन N पर सेल होगा। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या। नहीं जी, N पर पोल होगा ना। देखिए एनाफेज 2 में 2N पर सेल, पर सेल, ठीक, और N पर पोल,
देख रहे हो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में कंडीशन, समझ रहे हो? तो यही तो है खेल का फंडा, इसीलिए तो मैंने बताया। अब टेलोफेज की बात करें तो यहाँ पे तो एन ही आ जाएगा। इक्वेशनल डिवीजन है भाई, डिवीजन के बाद भी एन होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इस ड्यूरेशन को इक्वेशनल डिवीजन। तो एन का एन रहना चाहिए, तो एन आ गया, देखो एन आ गया, देखो देखो आ गया ना एन। बस वही चीज तो मैं बताना चाह रहा था, समझ गए? अब डीएनए कंटेंट की बात कर लेता हूँ मैं। डीएनए कंटेंट तो देखिए एस में आके तो डबल हो जाता है, और ये डबल ही रहता है इंटरफेस तक। 4C हो गया, 2C था, 4C 4C हो गया, ठीक। अब प्रोफेज की बात करें, प्रोफेज मेटाफेज में भी चेंजेस नहीं होते, वहीं रहते। एनाफेज की बात करें, प्रोफेज मेटा तो फेज तो वहीं रह गया। एनाफेज की बात करें तो 4C% तो रहेगा, ठीक, लेकिन 2C पर पोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पोल के तरफ तो न्यूक्लियस मतलब सेंट्रो मतलब सोन्ट्रोजोम बोलते, मतलब क्रोमोसोम अलग अलग होने लगते हैं ना, तो अब यही आएगा ना न्यूक्लियस में। 2C 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 प्रोफेज मेटाफेज तक 2C 2C। मेटाफेज तक तो चेंजेस नहीं होंगे ना डीएनए कंटेंट में। डीएनए कंटेंट तो अब देखो एनाफेज में ही देखते हैं ज़्यादातर कि कौन कौन चीज़ बदल रहा है। देखो डबल तो हो जाएगा एस फेज में, क्या क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट, लेकिन न्यूक्लियर क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा इस फेज में? नहीं, डीएनए कंटेंट चेंज होगा, डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, डीएनए कंटेंट बस डबल होता है। अब देखो एनाफेज 2 में डीएनए की कंटेंट की बात करें, आपको क्या लगता है पर सेल क्या होगा? पर सेल डीएनए कंटेंट उसी हो जाएगा, पर सेल जो था तो वही रहेगा ना भाई, लेकिन पर पोल की बात करें, पर पोल ये हो जाएगा सी। देख रहे हो डीएनए कंटेंट 2C से सी आ गया। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है ना। अब पोल में आगे इतना, तो आगे भी तो इतना ही रहेगा टीलोफेज में और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद। तो ये वाला चीज है आप जिसे आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर। जैसे हमने माइटोसिस में 2 क्वेश्चन कराए थे, सेम इसी तरह का यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करा लेता है। जैसे कि वहाँ पे भी 128 सेल्स को जनरेट करने में कितना माइटोटिक डिवीजन करना पड़ा, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि एक म्यूसाइट को 120 गैमेट बनाने के लिए, हम मियोसिस जनरली गैमेटोजेनेसिस में देखते हैं, तो 128 गैमेट बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा? 128 गैमेट बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा? तो जो जनरल फार्मूला होता है कि जितना आप नंबर देख रहे हो, जैसे x है तो बाई 4 कर दो, वो आ जाएगा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो 128/4 कितना आ जाता है? 32। तो हमको 32 म्यूटिक डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक। फॉर्मूला याद रखेंगे, वो भी कैसे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। हम जनरली फॉर्मूला को हम याद तो रखना नहीं चाहते हैं, तो 1 से 4 बनता है ना जी, 1 से 4 बनता है। तो कितना म्यूटिक में 4 बन गया? एक ही में। फिर इससे भी तो 4 बनेगा, 4, इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी 4, 4 चौके 16, 16 किससे बना? 4 से। तो 20 सेल प्रोड्यूस करने के लिए कितना म्यूटिक डिवीजन? 1 सेकेंड, हाँ,
तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ अच्छे से, तब समझ में आ जाएगा। देखिए इससे भी 4 बना और इससे भी 4 बना, तो ये 4 है और ये 4 4 4 16, ये तो 16 है और ये 4 है, ये 4 है। तो 20 सेल प्रोड्यूस होने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन होना पड़ा है? देखिए यहाँ पे तो एक ही हुआ, एक मियोटिक डिवीजन टोटल, एक से 4 बना, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे एक है, टोटल 1 2 3 4 5, 5 मियोटिक डिवीजन हुआ। तो 20 के लिए मियोटिक डिवीजन 5 हो गया। 5 मतलब 20/4 करे तो 5 आ रहा है ना, 4 के लिए 1 हुआ था। इसी तरह से आप देखेंगे ना तो आपको आएगा x/4, समझ गए? 20 सेल प्रोड्यूस करने के लिए 5 मियोटिक डिवीजन हुआ है, 20/4 से हम देख रहे हैं कि 5 आ जा रहा है, मतलब एक जनरलाइज करने के लिए हम देख रहे हैं। फिर आगे आप करके देखोगे ना, 4 से कितना होगा? 16 होगा, फिर इससे भी 16 होगा, फिर तो 16 चौके 64 प्लस 16 प्लस 4 तो 64, और 16 × 5 = 80, 4 84, 84/4, 21 मियोटिक डिवीजन होगा किसको प्रोड्यूस करने के लिए? टोटल 84 सेल प्रोड्यूस करने के, मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, तो समझ गया ना कि इत मतलब आपको 128 गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा? 128/4 कर देना, गिवन नंबर ऑफ सेल्स बाय 4 कर देना, आपको आ जाएगा। ठीक है, ठीक समझ गए। और माइटोसिस में क्या होता है? अगर माइटोसिस में बोलता है कि 128 सेल प्रोड्यूस करने के लिए कितना माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे x-1 करते थे, याद करो, x-1। लेकिन यहाँ पे मियोसिस में जो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मियोसिस करना पड़ेगा, तो आप 128 मतलब x/4 कर दो। लेकिन मियोसिस में x-1 होता था, ठीक, हमने उसका भी जनरल चीज़ बताया था। मिर्जा भाई मिर्जा, चलो आगे देख लेते हैं। आगे बस एक क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ जनरेशन की बात इसमें नहीं करेंगे, तो हटाओ, ठीक। हाँ, थैंक यू। आप पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगा। आप पढ़ो, मैं भी पढ़ूँ, मैं भी पढ़ूँ, है ना? तो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो।